सो हेलो पायरेट्स। तो कैसे हो तुम सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स मरीनफोर्ड वॉर को जीत जाते। तो देखो, मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा कि वो कैसे जीतते, मैं बात करूँगा कि उनके जीतने के बाद वन पीस की स्टोरी लाइन में क्या क्या चेंजेस आते जो कि हमको मरीनफोर्ड वॉर के बाद देखने को मिली थी, एंड वन पीस वर्ल्ड में भी क्या क्या चेंजेस आते। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को तुम एक थ्योरी वीडियो की तरह भी ले सकते हो या फिर एक डिस्कशन वीडियो की तरह भी ले सकते हो, किसी भी तरह ले लेना, बस अपने दिल दिमाग फेफड़ों पे मत लेना। आई मीन मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा सीरियसली मत लेना, सिर्फ वीडियो को एंजॉय करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है। आई थिंक इतने सारे डिस्क्लेमर्स और इतनी सारी वार्निंग काफ़ी होंगी तुमको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम में से कोई गाली देता है तो दो यार, जी भर के गाली दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे आदत पड़ी है गाली खाने की। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात, अगर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स मरीनफोर्ड वॉर को जीतते तो जाहिर सी बात है कि मरीन्स हारती। आई थिंक वहाँ पे जितने भी मरीन सोल्जर थे वो सारे के सारे हारते, क्योंकि मरीन को हराने के लिए व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को वहाँ पे मौजूद एक एक मरीन सोल्जर को हराना पड़ता, चाहे वो एडमायरल्स हो या फिर फ्लीट एडमायरल हो या फिर मंकी डी गार्प हो या फिर सारे वाइस एडमायरल्स हो। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को वहाँ पे मौजूद एक एक मरीन सोल्जर को हराना पड़ता, तभी जाके मरीन्स हारती। ठीक है, तो मुझे पता है कि अब तुम में से कोई ना कोई बोलेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स वहाँ पे मौजूद एक एक मरीन सोल्जर को हरा दे, जैसे कि सेंगोकू, गार्प। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया है कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो उनको कैसे हराते या फिर उनको हरा पाते या फिर नहीं हरा पाते। मेरा टॉपिक है कि वो उनको हरा देते तो क्या होता। तो आई थिंक अब तुम सभी समझ गए होंगे। तो चलो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और रही बात वॉरलॉर्ड्स की, तो देखो, अगर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स वहाँ पे जीते तो जाहिर सी बात है कि वॉरलॉर्ड्स भी वहाँ पे हारते। हाँ, मुझे पता है कि सारे वॉरलॉर्ड्स की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। जैसे कि तुम मिहोक को ले लो, तो देखो वो वहाँ पे हारता क्योंकि मिहोक का कॉन्ट्रैक्ट था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स से बैटल करना मरीन की तरफ से। तो देखो, मिहोक मुझे ऐसा बंदा नहीं लगता है जो कि अपनी बातों से पीछे हट जाए, यानी कि मरीन्स को हारते देख वो वहाँ से कल्टी मार लेता। तुमको भी पता है कि मिहोक एक सच्चा वॉरियर है, या तो वो वहाँ पे हारता या फिर जीतता। लेकिन अगर वहाँ पे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स जीतते तो जाहिर सी बात है मिहोक हारता। और रही बात गेको मोरिया की, तो उसको तो मरीन ही मारना चाहती थी, तो वो तो हारता ही हारता। एंड अब बात करें डोफ्लामिंगो की, तो तुमको पता है डोफ्लामिंगो ऐसा कैरेक्टर है ना जो कि अपने फ़ायदे की देखता है। तो अगर उसको मौका मिलता वहाँ से भागने का तो वो वहाँ से ज़रूर भागता, लेकिन अगर वो वहाँ से नहीं भाग पाता तो वो भी वहाँ पे हारा जाता। और अगर डोफ्लामिंगो वहाँ पे हारता ना, तो तुमको देखो ना ही पंकस आर्क देखने को मिलता और ना ही ड्रेस रोज़ा आर्क देखने को मिलता, जो कि काफ़ी धमाल आर्क थे दोनों की दोनों। और ये दोनों आर्क हमें क्यों नहीं देखने को मिलते वो तुम समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये दोनों आर्क बेस्ड ही थे डोफ्लामिंगो पे, और वो मरीनफोर्ड में हार जाता तो ये आर्क हमें कहाँ से देखने को मिलते। और रही बात बोआ हैंकॉक की, तो तुमको पता है बोआ हैंकॉक को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसे फ़र्क पड़ता है लूफी से। और जब वो देखती कि मरीन तो वैसे ही हार रही है और उसे तो लूफी से प्यार है, तो वो आई थिंक लूफी की साइड ले लेती और वो मरीन को धोखा दे देती। और तुमने देखा ही था मरीनफोर्ड वॉर में बोआ हैंकॉक मरीन सोल्जर को भी पीट रही थी लूफी के लिए। और रही बात बार्तोलोमियो कुमा की, तो देखो यार, वो बंदा तो चाह कर भी मरीन्स को धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके ऊपर फुल कंट्रोल था मरीन्स का। तो देखो, किसी वॉरलॉर्ड के हारने से इतना बड़ा चेंज आता या फिर नहीं आता, लेकिन मिहोक के हारने से बहुत ही बड़ा चेंज आता, क्योंकि तुमको पता है ना उसको हरा करके कौन अपना ड्रीम कंप्लीट करने वाला है, यानी कि रोरोनोआ ज़ोरो। सो आई थिंक उस पर से वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का भी टाइटल चला जाता, और नहीं भी जाता ना तो क्या पता वो हमें फाइट देखने को मिलती या फिर नहीं मिलती। और देखने को मिलती भी ना तो क्या इज्जत रह जाती यार मिहोक की ज़ोरो के सामने। ज़ोरो भी उससे बोलता कि क्या यार, बस यही इज्जत है तेरी, तू हार गया। तो समझ रहे हो यार मिहोक के हारने से कितना बड़ा चेंज आता वन पीस की स्टोरी लाइन में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, उसका हारना बहुत ही बड़ा चेंज ला सकता है वन पीस की स्टोरी लाइन में। एंड अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े चेंजेस के, जो कि है व्हाइट बियर्ड का ना मरना एंड एस का भी ना मरना। और जब व्हाइट बियर्ड नहीं मरता ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन व्हाइट बियर्ड ब्लैक बियर्ड की छाती फाड़ के उसका अंतिम संस्कार कर देता, क्योंकि उस दिन सिचुएशन ऐसी थी ना, या तो उस दिन ब्लैक बियर्ड मरता या फिर व्हाइट बियर्ड मरता। लेकिन अपनी स्टोरी के अनुसार
वाइट बियर्ड जीतता तो वाइट बियर्ड ही ब्लैक बियर्ड को मार डालता, जो कि काफ़ी बड़ा चेंज लाता, जिसके बाद ना ही ब्लैक बियर्ड यॉन्ग को बनता, ना ही उसके पास वाइट बियर्ड का फ्रूट होता और ना ही हमें वो फाइट देखने को मिलती जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है, लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड। एंड एस के ना मरने से भी काफ़ी बड़ा चेंज आता। एस के मरने के बाद जो लूफी को कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला था वो भी उसको इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। एंड जो उसने ट्रेनिंग की थी 2 साल, हाँ अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ट्रेनिंग नहीं करता, हाँ वो ज़रूर ट्रेनिंग करता, क्योंकि उसको इतना तो पता चल ही गया था कि इस वर्ल्ड में अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि उसकी 1 सेकंड में गांड फाड़ सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग करता। लेकिन तुम ये बोल सकते हो कि जो हमारी स्टोरी लाइन वाला लूफी है वो रियल वाले लूफी से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि तुमको पता है ना एस के मरने के बाद लूफी में क्या क्या चेंजेस आए थे और उसने कितनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी, जो कि शायद वो एस के ना मरने से इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता आई थिंक। एंड जो हमको रेड हेयर पायरेट्स की एंट्री मरीन फोर्ड वॉर में देखने को मिली थी वो भी हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जब वाइट बियर्ड पायरेट्स जीत ही जाते तो रेड हेयर पायरेट्स की आने की ज़रूरत ही क्या थी। एंड अब स्टोरी कुछ इस तरह क्रिएट होती कि वाइट बियर्ड पायरेट्स जीत जाते और वो एस को लेके वापस न्यू वर्ल्ड चले जाते और बोआ हैंकॉक और लूफी भी चले जाते अपने अपने रास्ते। एंड इसके बाद सारे स्ट्रॉ हेड्स वापस मिलते ट्रेनिंग कर आके एंड वो जाते फिशमैन आइलैंड में। अब तुम बोलोगे कि 4 स्टोरी को ज़्यादा ही सिंपल नहीं हो रही है, तो चलो स्टोरी को ज़रा गंभीर बनाते हैं। तो देखो तुमको पता है कि मरीन फोर्ड में लगभग 90% मरीन सोल्जर आ गए थे वाइट बियर्ड पायरेट को हराने के लिए, और जब वो लगभग 90% मरीन सोल्जर हार जाते तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती एंड मरीन सिस्टम की भी गांड मर जाती। और जब मरीन सिस्टम की ही हालत ख़राब हो जाती ना तो शिजुकाई सिस्टम भी जड़ से मिट जाता और ऊपर से शिजुकाई भी हार चुके थे मरीन फोर्ड में। और जब ये दोनों सिस्टम की गांड मर जाती तो तुमको पता है कि वन पीस वर्ल्ड पूरी तरह से इनबैलेंस हो जाता, क्योंकि इतना तो तुमको पता ही होगा कि वन पीस वर्ल्ड को बैलेंस करके रखती है मरीन्स, शिजुकाइस एंड योंकोस। लेकिन अब तुम बोलोगे कि करंट स्टोरी में अभी तो शिजुकाइस नहीं है ना, तो देखो रियल स्टोरी में शिजुकाइस नहीं है लेकिन उनकी जगह उन्होंने ले लिया ना साइंस यूनिट ने, लेकिन अपनी स्टोरी में तो मरीन्स ही नहीं है, तो कहाँ से वर्ल्ड बैलेंस रहेगा। एंड अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वन पीस वर्ल्ड से टोटली मरीन सिस्टम हट जाता, नहीं ऐसा नहीं है, वो बचे कुछ मरीन सोल्जर थे ना वो तो हैं ही अभी। लेकिन जब इतने सारे मरीन सोल्जर हार जाते मरीन फोर्ड में तो वर्ल्ड गवर्नमेंट पर खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट उन बचे कुछ मरीन सोल्जर को अपनी प्रोटेक्शन में लगा लेती, यानी कि रेड लाइन पे। और मैं तुमको बता दूं कि मरीन फोर्ड में मरीन्स के हारने से वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं हारती। अगर तुमको उनको हराना है तो उनका वो CP0 सिस्टम एंड वन पीस खोजना पड़ेगा तुमको, एंड वो 5 बुड्ढों को भी हराना पड़ेगा और वो वर्ल्ड सेंचुरी की सच्चाई सारी दुनिया के सामने लानी पड़ेगी, तब जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट टोटली हारेगी। अब देखो ये बात साफ हो चुकी है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की हालत ऐसी नहीं रहती कि वो किसी पायरेट क्रू पे अटैक करके उनको पकड़ पाती या फिर उनको रोक पाती। अब जब मरीन्स की हालत ऐसी नहीं रहती तो पायरेट्स पे से मरीन का खतरा बहुत ही कम हो जाता या फिर होता ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ऐसी भी बात नहीं है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उस डैमेज को कवर अप करने की कोशिश नहीं करती, या फिर वो कैसे करती या फिर कर पाती या फिर नहीं कर पाती, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे वीडियो के आगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पायरेट्स के बारे में। अब देखो तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो कि वन पीस वर्ल्ड में अच्छे पायरेट से ज़्यादा बुरे पायरेट एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मरीन्स की गैर मौजूदगी में आइलैंड्स पर अटैक करके उनको अपने अंडर लेने का ट्राई करेंगे, और शायद वो अपने अंडर बहुत सारे आइलैंड्स को ले भी लें, जो कि वन पीस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार और बुरी बात होगी, क्योंकि फिर वन पीस वर्ल्ड पे पायरेट्स का ही ज़्यादातर राज होगा। लेकिन अब तुम में से कोई ना कोई सोचेगा कि क्यों, लूफी भी तो पायरेट किंग बनेगा ना मरीन्स को हरा के और वर्ल्ड गवर्नमेंट को हरा के, तब वन पीस वर्ल्ड पे बुरे पायरेट्स का राज नहीं होगा। तो देखो जब तक लूफी ज़्यादातर बुरे पायरेट्स या फिर सभी बुरे पायरेट्स को हरा चुका होगा तो वो बात अलग हो गई। तो समझ गए होंगे ना तुम सभी। अब देखो इस बात के भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इम्पेल डाउन के कैदी हैं वो इम्पेल डाउन से निकल जाएं, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पायरेट क्रू इम्पेल डाउन पर अटैक करके उन सारे कैदियों को वहां से आज़ाद करा दे, क्योंकि बिना मरीन्स के उनको आज़ाद कराना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा और इतना अच्छा मौका यार कौन गवा सकता है। और अगर एक बार वहां के सारे कैदी वहां से निकल गए ना तो मरीन्स की हालत यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की हालत बद से बदतर हो जाएगी।
और रही बात कि वर्ल्ड गवर्नमेंट मरीन के हाने के डैमेज को कवर अप कैसे करेगी, तो मुझे पता नहीं तुम सभी को पता है या फिर नहीं पता है, लेकिन वन पीस वर्ल्ड में एक आर्मी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जहां से कि फूजीतोरा और वो दूसरा एडमायरल आया था जो कि 3 साल से भूखा है, मुझे उसका नेम याद नहीं है। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि उस आर्मी सिस्टम में इन दोनों की तरह ही बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होंगे जिनकी हेल्प से वर्ल्ड गवर्नमेंट वापस से मरीन सिस्टम को खड़ा करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ऐसा तभी कर पाएगी अगर उन पर कोई योंको लेवल पायरेट क्रू या फिर योंको पायरेट क्रू अटैक ना करे या फिर रिवॉल्यूशनरी आर्मी पीछे से उनकी ना मार दे। चलो फिर भी अपन मान लेते हैं कि ये दोनों काम नहीं होते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा चांस हैं ये दोनों काम होने के, लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं क्या जा रहा है। फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को वापस से मरीन सिस्टम को खड़ा करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर वो वापस से खड़ा कर भी लेते हैं ना मरीन सिस्टम को, फिर भी वो पहले जितनी स्ट्रॉन्ग मरीन तो क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेंगोकू, गार्प, अकाइनू, आओकीजी, किजारू जैसे कैरेक्टर की कमी पूरी कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और जब व्हाइट बियर्ड पायरेट्स मरीन फोर्ड वॉर में जीते जाते तो वो पेबैक वॉर भी नहीं होती जो कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के बीच में हुई थी, और ना ही आओकीजी वर्सेस अकाइनू की बैटल होती और ना ही पंकज आर्क की हालत ऐसी होती। तो अब आ जाते हैं स्ट्रॉ हैट्स पायरेट क्रू पे, जो कि जा रहे होंगे फिशमैन आइलैंड में, और वही हार्डी जॉन्स या फिर हॉडी जॉन्स जो भी उसका नेम है, वो फिशमैन आइलैंड पे अटैक करता जिसको कि लूफी सेट कर देता। और तुमको इतना तो पता ही था कि उस टाइम फिशमैन आइलैंड किसके अंडर आता था, यानी कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के अंडर आता था वो। और जब व्हाइट बियर्ड को ये पता चलता कि उसके अंडर आने वाला आइलैंड पे इतना ज़्यादा बड़ा खतरा है, तो या तो वो खुद आता वहाँ पे या फिर वो किसी और को भेजता। और जब वो ये देखता कि लूफी ने पहले ही मामला सेट कर दिया है तो वो लूफी को अपने पायरेट क्रू में आने का मौका देता, लेकिन तुमको पता है कि लूफी उससे मना कर देता, क्योंकि लूफी को किसी के भी अंडर काम करना पसंद नहीं है। लेकिन तुम सभी को पता है कि लूफी को चारों योंकोस को हराना है, तो क्या पता वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को चैलेंज कर देता। अब तुम बोलोगे कि वो उनको चैलेंज क्यों करता, वो तो उसके दुश्मन भी नहीं है, लेकिन रियल स्टोरी में अभी तुम देखोगे ना तो वो कई बार बोल चुका है कि उसको चारों योंकोस को हराना है, जबकि रेड हेयर पायरेट्स तो उसके दोस्त हैं। तो क्या पता वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को भी चैलेंज कर देता। अब पता नहीं इन दोनों की फाइट कैसे होती इन दोनों क्रू के बीच में, या फिर होती भी या फिर नहीं होती, लेकिन होती ना तो लूफी हारता, यानी कि उसका क्रू हारता। लेकिन इतना तुमको पता है कि लूफी एक बार किसी से बैटल करना शुरू करता है तो वो जब तक किसी और चीज़ पर फोकस नहीं करता जब तक वो उसको हरा ना दे। तो क्या पता अभी हमको वानो की जगह व्हाइट बियर्ड पायरेट्स वर्सेस स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स का आर्क देखने को मिल रहा होता वानो की जगह। और अगर मान भी लो कि इन दोनों पायरेट्स के बीच में बैटल नहीं होती है, फिर भी अपन दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है। वैसे अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती तो ज़्यादातर चांस है कि अभी हमको वानो की जगह वही आर्क देखने को मिल रहा होता, क्योंकि लूफी हाल फिलहाल तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को हराने से रहा, ठीक है। लेकिन अपन दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं। तो मान लो कि इन दोनों के बीच में फाइट नहीं होती है और स्ट्रॉ हैट्स जाते हैं फिशमैन आइलैंड से आगे। तो देखो अपनी स्टोरी में डोफ्लामिंगो पहले ही हार चुका है, तो इस बात के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हमको पंकजार्ड आर्क एंड ड्रेसरोसा आर्क देखने को ही ना मिले, और देखने को मिले भी तो उनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी रियल स्टोरी से। लेकिन फिर भी अपन चलो मान लेते हैं कि जैसे ना तैसे करके डोफ्लामिंगो मरीन फोर्ड वॉर से बच निकलता है, ठीक है। लेकिन ये तुम सभी को पता है कि पंकजार्ड आर्क एंड ड्रेसरोसा आर्क ऐसे आर्क थे जिनमें कि शिजुकाई सिस्टम एंड मरीन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन अपनी स्टोरी में तो ये दोनों ही नहीं है, तो फिर भी इन दोनों आर्क की स्टोरी चेंज तो होगी ही होगी। एंड चलो फिर भी अपन मान लेते हैं कि लूफी लॉ के साथ अलायंस बना के सीजर क्लोन को हरा देता है एंड वो जाते हैं ड्रेसरोसा आर्क में। लेकिन तुमको पता है कि ड्रेसरोसा आर्क में मेरा नोमी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन अपनी स्टोरी में तो मेरा नोमी एस के ही पास है, क्योंकि एस मरा ही नहीं है। तो देख रहे हो ड्रेसरोसा आर्क में कितना बड़ा चेंज आता है। एंड तुमको ये याद तो होगा ही कि साबो की याददाश्त वापस इस वजह से आई थी क्योंकि एस की डेथ हो गई थी, लेकिन अपनी स्टोरी में तो एस मरा ही नहीं है। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि साबो की याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई होती शायद, एंड वो अभी भी एक नॉन डेवल फ्रूट यूज़र होता। एंड जो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने रिवॉल्यूशनरी आर्मी पर अटैक किया था वो भी नहीं होता, क्योंकि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स तो पहले ही मरीन फोर्ड वॉर में हार चुके हैं। तो तुम बोल सकते हो कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी का हेडक्वार्टर
अभी भी वही होता जो कि पहले था। सो आई थिंक इतने ज़्यादा चेंजेस तुम सभी को बताना काफ़ी होगा। वैसे तो और भी ज़्यादा चेंजेस आए होते, लेकिन मैं उन सभी को तुम सभी को बताऊंगा। तो ये वीडियो आराम से 1-2 घंटे की तो हो ही जाएगी। तो मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है और ये थ्योरी कभी भी सच नहीं होने वाली है। और ऐसा क्यों है वो तुम सभी समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। और अगर अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।